नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम। और आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि आखिर क्या जनता को दागी पसंद है। और सवाल ये उठता है कि क्या जनता को दागी पसंद है, क्योंकि हमने देखा इस बार के चुनावों में कई लोग ऐसे थे जो दागी थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में 18वीं विधानसभा में आधे से अधिक विधायक दागी हैं और इस विधानसभा में पार्टियों ने ऐसे लोगों को खुले दिल से टिकट बांटे, तो वहीं ऐसे लोगों को जिताकर विधानसभा पहुंचाने में जनता ने भी संकोच नहीं किया और इन पर किसी न किसी तरह का केस दर्ज है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या जनता को दागी पसंद है। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एक बार फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। गौरतलब है कि यूपी के 403 नवनिर्वाचित विधायकों में से 51% यानी 205 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 143 तकरीबन 36% विधायकों द्वारा चुनावी हलफनामे के दौरान इसकी घोषणा भी की गई थी। इस तस्वीर को अगर समझे तो यूपी की जनता ने इस बार सबसे ज्यादा दागियों पर भरोसा जताया है। बता दें कि 403 जीते हुए विधायकों में कितने दागी विधायक हैं, इसे लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक द्वारा एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जीतने वाले 39% यानी 158 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित मामले हैं। बता दें कि साल 2017 में 36% दागी उम्मीदवार जीते थे। एडीआर ने 403 विजेता उम्मीदवारों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के मुताबिक त्यागियों के प्रतिशत पर नजर डाले तो प्रमुख पार्टियों में सबसे अधिक दागी सपा के टिकट पर जीते हैं, तो अधिक करोड़पतियों को सदन पहुंचाने में बीजेपी आगे रही है। बीजेपी के 255 उम्मीदवारों में से 111 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। समाजवादी पार्टी के 111 विजयी उम्मीदवारों में से 71 दागी पृष्ठभूमि के हैं। रालोद के 8 विजयी उम्मीदवारों में से 7 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। वहीं जीते हुए उम्मीदवारों पर मुकदमे की बात करें तो चुनाव जीतने वाले 5 विधायकों पर हत्या का केस चल रहा है। 29 विधायकों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज है। जीते हुए एक विधायक पर दुष्कर्म का केस दर्ज है और 6 विधायकों के खिलाफ हिंसा का मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में 18वीं विधानसभा में आधे से अधिक विधायक दागी। इन विधानसभा में पार्टियों ने ऐसे लोगों को खुले दिल से टिकट बांटे, तो ऐसे लोगों को जिताकर विधानसभा पहुंचाने में जनता ने भी संकोच नहीं किया। ऐसे में अगर मतदाता ने सब कुछ जानते हुए भी ऐसे उम्मीदवार को चुना है, तो सवाल ये है कि जनता को दागी पसंद है क्या। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सवाल यही कि क्या जनता को दागी पसंद है, क्योंकि भले ही पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देकर आगे बढ़ाती हो, तो वहीं दूसरी ओर जनता भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में, विधायक के पद को जीतने में संकोच नहीं करती हो। और इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अलग अलग मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या जनता को दागी पसंद है। दिलीप जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दिलीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस बार के चुनावों की बात करें तो लगभग आधे से ज्यादा जो विधायक थे वो दागी थे, और ऐसे में पार्टी का उनको टिकट देना क्या कुछ कहता है? आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी को ऐसे लोगों पर दांव खेलना चाहिए? देखिए, ये बात इस बार की नहीं है, हर बार के चुनाव में यही हाल रहता है। और एडीआर की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सब जगह दागी नेता रहते हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तो मजबूरी है इनको टिकट देना, क्योंकि उनको बहुत सारे समीकरण देखने होते हैं। कहीं वो दागी नेता जाति समीकरण में प्रभावी होता है, कहीं वो धन बल में प्रभावी होता है, कहीं वो बाहुबल में प्रभावी होता है। और जितने भी दागी नेताओं को टिकट दिया जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट कहे जाते हैं कि इनको टिकट देने से पार्टी का इन्फ्लुएंस पड़ेगा और पार्टी की एक सीट कंफर्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो उसका क्षेत्रीय प्रभाव होता है, उस क्षेत्रीय प्रभाव का भी पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। ये पार्टी की राजनीतिक मजबूरी हो गई। लेकिन जनता उनको क्यों टिकट देती है, क्यों वोट देती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जनता के वोट देने के बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जितने भी माफिया होते हैं या जितने भी इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका एक नेचर होता है कि वो अपने क्षेत्र में जो आम जनता होती है उससे बड़ा सामंजस्य बैठा के, तो सामंजस्य को ऐसे बैठाते हैं कि उनके घर में कोई जरूरत होगी तो वो उनको वित्तीय रूप से मदद करेंगे।
उन्हें कोई परेशान कर रहा होगा तो वो उनको सिक्योरिटी भी देंगे, उनके साथ कोई कामकाज छूटेगा तो वो फोन करके उनके 4 काम भी करा देंगे। किसी सरकारी दफ्तर में किसी सरकारी अधिकारी से उनको दिक्कत होगी तो वो वहां भी उनकी मदद करेंगे। तो वो जो आम जनता है उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा प्रभावी है और इस प्रभावी व्यक्ति को अगर सरकारी ताकत मिल जाएगी तो ये हमारे और काम आए। वो जनता, आम जनता इतनी दूरदर्शिता से नहीं सोच पाती है कि हम इस व्यक्ति को ताकत दे करके कहीं ना कहीं जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। उन व्यक्तियों को मतलब होता है कि मेरा काम हो रहा है और ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए बहुत कामकार है, ये मुझे हर जरूरत में काम आता है। मुझे रात में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो अस्पताल में फोन करके मेरे घर मुझे डॉक्टर की सहायता दिलवा देता है। तो वो व्यक्ति सेल्फ से कंसर्न होता है, इसलिए वहां की जनता उसको टिकट देकर के विधानसभा या लोकसभा पहुंचाने के लिए अपनी मोहर लगाती है। बिल्कुल, यानी जनता को लगता है कि ऐसे लोग मदद करेंगे। लेकिन एक और बात है दिलीप जी, वो ये कि ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब आपराधिक घटनाएं में वो संलिप्त रहे हैं, खुद गंभीर धाराओं के जो मुकदमे हैं वो उन पर दर्ज हैं, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जिसकी बात सबसे ज्यादा की जाती है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत जनता को होती है, उन पर कैसे लगाम लगाएंगे, उस पर कैसे उसको कैसे आगे लेकर चलेंगे, इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। तो क्या जनता के मन में ये भाव एक भी बार नहीं आता? देखिए, अगर आप संवैधानिक या कानूनी रूप से देखेंगे तो ये लायबिलिटी सबसे पहले राजनीतिक पार्टी की है और राजनीतिक पार्टी से पहले ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी पहले ये जिम्मेदारी संसद की आती है कि संसद ने ये कानूनी प्रावधान बना रखे। राजनीतिक पार्टियों को आप दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उस कानूनी प्रावधान का पालन करती हैं। कानूनी प्रावधान इस देश की संसद ने बनाए हैं, संसद ने ये प्रावधान कर रखा है, संसद ने ये जरूरत रखी कि हाँ कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो भी चुनाव लड़ सकता है, कोई व्यक्ति 2 तरीके से चुनाव लड़ सकता है, कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये प्रावधान राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संसद में बैठ करके अपने बेनिफिट के लिए कराए। तो कायदे में तो जो अगर राजनीति सिर्फ 2 पार्ट थे, एक तो वो राजनीतिक पार्टी हो गई और एक वो राजनीतिक पार्टी जब सरकार का हिस्सा बन जाती है तो वो राजनीतिक पार्टी नहीं रह जाती। लेकिन उनके सोचने और विचारने का जो तरीका होता है वो राजनीतिक पार्टी से ही केंद्रित होता है कि किस तरीके से इस पार्टी की सरकार वो संसद में बना करके बैठे हैं, उसकी क्रियाविधि से उस पार्टी को कितना ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए ये सारी चीजें गैर कानूनी, अमानवीय, असंवैधानिक होने के बावजूद भी कोई संसद में बैठ करके इन नियमों के विरुद्ध नियम नहीं लाना चाहता है क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान पूरी राजनीतिक पार्टी को होगा। और मजे की बात है कि सत्ता और विपक्ष में आपस में हमेशा लड़ाई चलती है। वो लड़ाई बहुत सारी चीजों को, बेरोजगारी को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमेशा राजनीतिक पार्टियों में झगड़ा होता है। हमेशा विपक्ष सत्ता के ऊपर छीटाकशी करता है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है, ये कांड हो गया, वो दिक्कत हो गई, वो परेशानी हो गई। लेकिन जो बीज है लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का, उस बीज को सुधारने की बात कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती। कोई राजनीतिक पार्टी कभी ये नहीं कहती है कि संसद में बैठ करके या विधानसभा में बैठ करके हम ये बिल लेकर के आएंगे कि जो राजनीति जो अपराध में संलिप्त है, जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुके हैं, जो हिस्ट्री सीकर है, जैसे अभी समाजवादी पार्टी ने कैराना से व्यक्ति को टिकट दिया, वो प्रूव्ड हिस्ट्री सीकर है। कुछ मुकदमे तो राजनीतिक तौर पर होते हैं, उन मुकदमों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो प्रूव्ड हिस्ट्री सीटर है, जो बलात्कारी है, जो माफिया है, जो भू माफिया है, जिनका सिद्ध होता है, कानूनी रूप से सिद्ध होता है, सामाजिक रूप से सिद्ध होता है, उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टियों को टिकट देती है। और ये कानून बदलने के लिए कभी किसी राजनीतिक पार्टी को आपने कहते नहीं देखा होगा, चाहे सत्ता में बैठी हो तो या विपक्ष में बैठी हो तो। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कतें आती हैं और इसी के चलते पार्टी ऐसे लोगों पर विश्वास जताती है। लेकिन आपको क्या लगता है दिलीप जी, क्या नैतिकता के आधार पर भी इस तरह के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? क्या ऐसे उम्मीदवारों से पार्टी को परहेज नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो पार्टियां जो कानून व्यवस्था की बात करती हैं, जो अपराध मुक्त प्रदेश की बात करती हैं, और वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ही अगर चुनावी मैदान में उतारेंगी तो आखिर इन सारी बातों पर पानी फिरता हुआ नजर नहीं आता आपको? मैडम, हम इस समय में नहीं जी रहे हैं, हम इस समय संवैधानिक युग में, और संवैधानिक युग में सारी कोई चीज मॉरलिटी से नहीं चलती, कानून से चलती। हमें अच्छा ना लगे अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी दागी व्यक्ति को टिकट दिया है और जनता को मॉरलिटी के रूप में लाख बोलना पसंद आए, लेकिन कानून तो इस बात की परमिशन दे रहा है ना। और जहां कानून का राज होता है वहां पर कानून सर्वोपरि होता है। किसी भी
भावनाओं से मतलब नहीं है, समाज की भावनाओं से मतलब नहीं है। कानून ने ये परमिशन दे रखी है, आपके संविधान ने ये परमिशन दे रखी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इस बात की परमिशन देता है, तो किसी की भावनाएं क्या कर लेंगे? मुझे लाख व्यक्ति नहीं पसंद है, आप वो तो छोड़ दीजिए। जो दागी व्यक्ति नहीं है वो जीत के आता है, जीत के आने के बाद अगर वो जनता का काम नहीं करता है, जनता से मिलता नहीं, जनता की भावनाएं आहत होती हैं, तो भी तो जनता कुछ नहीं कर पाती। बिल्कुल, यानी भावनाएं आहत होती हैं लेकिन जनता अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। दिलीप जी, सवाल ये है कि भले ही पार्टियां जो हैं वो विश्वास जताती हों, लेकिन जनता के हाथों में पूरी कमान होती है। सबसे बड़ी बात ये कि जनता भी, अभी आपने कहा कि वो जानते हैं कि उनको आर्थिक रूप से मदद करेंगे, इसी के चलते या फिर कई अलग तरह की आपने बातें कही कि यहाँ पर मदद की जो उम्मीद है वो जनता को होती है और इसी के चलते जनता ऐसे प्रत्याशियों के माथे पर जीत का टीका लगाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि फिर आगे चलकर जब उन्हीं क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तब फिर जनता किसके पास जाती है? क्योंकि अभी हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, 2017 में 36% जो उम्मीदवार जीते थे वो दागी थे। तो ऐसे में ये सवाल उठता है ना कि जनता क्यों नहीं समझ पाती, फिर बाद में इस तरह के मुद्दों को लेकर लड़ाई क्यों करती है? जनता इसलिए नहीं समझ पाती है मैडम कि जनता व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव वोट नहीं डालती। आज जो राजनीति है वो सिंबल पे केंद्रित हो। ठीक है, आप 2017 के चुनाव रिजल्ट देखिए विधानसभा के, या 2014 के चुनाव रिजल्ट देखिए संसदीय चुनाव के, बहुत सारे सांसद और बहुत सारे विधायक ऐसे बन के आए थे जिनको सामाजिक और राजनीतिक रूप से व्यक्ति जानता भी नहीं, लेकिन वो क्यों जीते थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल प्रचलित हो गया था। अब की बार मोदी सरकार, हाँ। अब की बार मोदी सरकार, तो वोट जो पड़े थे वो अब की बार मोदी सरकार पे पड़े थे। हम कमल को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है। तो व्यक्ति का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, और व्यक्ति का महत्व तब और नहीं रह जाता है जब आप नॉमिनेशन से 2 दिन पहले हाँ। अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। तो व्यक्ति को कौन जानता है? क्या वो व्यक्ति 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरे इतने बड़े विधायकी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर सकता है? नहीं कर सकता, संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब चुनाव व्यक्तिगत चेहरे पर नहीं लड़ा जाता है, पार्टी के कैंडिडेटर पे लड़ा जाता है। और जनता वोट करती है, वो सपा को करती है, बसपा को करती है, भारतीय जनता पार्टी को करती है, किसी व्यक्ति को वोट नहीं करती। ठीक है, यानी कैंडिडेट वोट न देकर अब पार्टी के सिंबल पर वोट देने की बात दिलीप जी कह रहे हैं। संजय सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एडीआर चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर दागियों के माथे पर जीत का टीका जनता क्यों लगाती है? आपको क्या लगता है? क्योंकि इस बार के अगर चुनावों की बात कर ले, आंकड़े अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो विधायक हैं जो जीते हैं वो दागी हैं, गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जनता को सोचना चाहिए या फिर कैसे ये दागी उम्मीदवार इतना आगे बढ़ जाते हैं? संजय जी, क्या अब तक हमारे जहां की बात से कर्मा जी जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात करिए, रखिए। दरअसल क्या है कि राजनीति में पिछले 20 साल देखें, खासतौर से उत्तर प्रदेश नहीं प्रदेश के कोऑर्डिनेटर होने के नाते देश और पूरे देश में लगातार हम लोगों की मुहिम जारी है। उस मुहिम के तहत हम लोगों ने पाया है वो ये है कि अभी जो कल हमने रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट के आधार पर अगर आप देखें 2017 और 2022 के बीच में 8% अधिक आपराधिक लोग चुनाव के मैदान में बढ़ गए हैं। जीत के आने वाले उम्मीदवारों की संख्या में तादाद में इजाफा है, धनबल भी बढ़ रहे हैं, बाहुबली भी बढ़े हैं। राजनीतिक दलों की पहली पसंद धनबली और बाहुबली है। तमाम सारे प्रयासों के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों के बाद, चुनाव आयोग के प्रयास के बाद भी इस पर कोई लगाम नहीं लगी। जनता के बीच में ले जाने की हमने मुहिम सी, जनता को भी बताने की कोशिश की, लेकिन जनता पास नहीं है, जनता ध्यान नहीं दे पा रही है और तमाम तरह के चुनावी जो एक नैरेटिव है इस तरह का सेट हो गया है। दागी और बाहुबली बल्कि वो ये देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, किस तरह। ये भी हमसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि केस दर्ज कर दिए जाते। आज सुबह से बहस में मैं रहा हूँ, उस सब में ये बात रखी है कि देखिए कानून तो ये है ना, से नहीं बनेगा तो सब है। आप कैसे मानते हैं कि उनके पास लिखवा दिया गया
आज जो लोग जीत के आए हैं उनकी कल्पना करिएगा इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा का स्वरूप कैसा है। उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, इस तरह संगीन अपराध के मुकदमे वाले चुनाव जीत रहे हैं, उनसे हम क्या उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा कानून बने, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या इसी तरह का दृश्य होगा। तो आखिरकार ये जो दृश्य है, ये चिंता है, ये बहुत बड़ी चिंता है। भारत में तत्काल चुनाव सुधार के ऊपर एक बिल आना चाहिए और उस बिल में जितनी भी चीजें इन सबको स्पष्ट रूप से लाने की जरूरत है कि अपराध की डेफिनेशन क्या होगी, अपराध की सजा कैसे होगी। हम सब जानते हैं कि एमपी एमएलए खोल दिए गए हैं, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के बाद भी अभी क्या तस्वीर किस तरह की हम सब देख रहे हैं, क्या 20 साल से में चल रहे हैं। ये राजनीति और अपराध एक बहुत ही मजबूत जिसको गठजोड़ तोड़ने के लिए हमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर उम्मीद दे रही है, वो अगर कुछ करेगा तो होगा। ठीक है, यानी हमें सर्वोच्च न्यायालय से ही उम्मीद है। दिलीप जी आपके पास चलते हैं। दिलीप जी, अभी आपने सुना संजय जी को, कई अहम बातें उनकी ओर से कही गई हैं कि अब इसमें कुछ ना कुछ ऊपर से ही हो सकता है, क्योंकि पार्टियां तो अपने हित के लिए ही जो उनको जिताया उम्मीदवार लगेगा उसे ही चुनावी मैदान में उतारेंगी। आपने भी कहा कि यहाँ पर भावनाओं का कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कानूनी तौर पर जो चीजें जो कानून इजाजत देता है उसको ध्यान में रखकर ही पार्टियां जो है आगे काम करती हैं। लेकिन क्या लगता है कि क्या कानून को भी इस पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए? क्या इस तरह का कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे फिल्टर किया जा सके कि किस पर मुकदमा दर्ज है, कौन सी कुछ गंभीर धाराएं हैं, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ तो आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि एक स्वच्छ राजनीति जो है वो बन पाएगी। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो क्या प्रावधान किए जाने चाहिए? क्या इस पर कुछ विचार विमर्श होना चाहिए? जी, ये सारी की सारी जिम्मेदारी अल्टीमेटली कानून की ही। हाँ। हमारे डेमोक्रेसी में जो 4 पिलर्स बनाए गए हैं डेमोक्रेसी, इसमें सर्वोच्च कानून को ही रखा गया, जुडिशरी को ही रखा गया, और जुडिशरी के ही हाथ में कानून का हंटर दिया गया है कि नीचे के 3 पिलर्स अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो कानून अपना हंटर चलाएगा और सबसे सही काम करवाएगा। जहां पर इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अल्टीमेट सुमो मोटो संज्ञान लेने की पावर भी दी गई कि अगर समाज में कहीं भी कोई चीज गैर कानूनी हो रही है या असामाजिक रूप से हो रही है, असंवैधानिक हो रही है, तो आप सुमो मोटो कॉग्निजेंस लीजिए उसका। कोई शिकायत करे ना करे, कोई पिटीशन डाले ना डाले, लेकिन कोर्ट को सुमो मोटो संज्ञान देने की भी पावर है। वो पावर इसीलिए दी गई है कि समाज में कानून का राज स्थापित हो। और जब इस तरीके से राजनीति में, देखिए राजनीतिक पार्टियां इस बात में कभी सुधार लेकर के नहीं आएंगी, क्योंकि ये काम हर राजनीतिक पार्टी कर रही है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे वो रीजनल पार्टियां हो। हर पार्टी में दागी लोग हैं और वो दागियों को टिकट देते हैं, टिकट भी देते हैं, मंत्री भी बनाते हैं। मतलब सरकार जो गैर कानूनी रूप से बैठा उसको सरकार चलाने की इजाजत भी राजनीतिक पार्टियां देती है, और वो इसमें कभी भी सुधार लेकर के नहीं आएंगी। अल्टीमेटली या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात पर, क्योंकि वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के उसको सारी पावर। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि आप याद करिए 2009 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि नोटा का कॉन्सेप्ट भी इलेक्शंस में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शुरुआत, और उन्हीं की शुरुआत पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा की परमिशन दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इन बातों को सीरियसली संज्ञान लेगा, और ये संज्ञान वो तब ले पाएगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस बात की ताकत को समझ के वो काम करेगा। क्योंकि टीएन शेषन जब आए थे तो टीएन शेषन जी ने ये बताया था कि इलेक्शन कमीशन क्या चीज होती है। उनके पहले और उनके बाद इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरेलल बॉडी के रूप में काम करती है। इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट बॉडी है। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किए गए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई हैं, वो ये किसी मंत्रालय, किसी मंत्री के अंदर में नहीं आएगी। अगर इनकी जवाबदेही होगी तो इनकी जवाबदेही, ठीक है, यानी जवाबदेही तय करनी होगी। अकाउंटेबिलिटी अगर होती है तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आएंगी। आप दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला, गैरों की
खुशबू अपने पन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि क्या जनता को दागी पसंद है, क्योंकि जिस तरह से दागी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में जीत मिलती है उसके बाद कई सारे सवाल खड़े होना लाजमी है कि आखिर क्यों ऐसे उम्मीदवार को पार्टी मैदान में उतारती है और जनता उनके माथे पर तिलक लगाती है। इसी को लेकर विस्तार से बातचीत करें। हमारे साथ में मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। दिलीप जी हमारे साथ में हैं और संजय सिंह जी हैं, एडीआर चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। आप दोनों को एक बार फिर से स्वागत है। संजय जी आपके पास आएंगे। संजय जी, चुनाव में सबसे ज्यादा दागी जीते हैं। आप अभी लगातार यहाँ पर कानून को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है जो कुछ कर सकता है या फिर जो शीर्ष लोग हैं उनकी ओर से किसी तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन संजय जी क्या लगता है आपको, क्या जनता से भी कोई उम्मीदें हैं कि जनता को क्या सोच समझकर वोट नहीं डालना चाहिए? देखिएगा, मैं जहां तक जनता की अहम भूमिका, मतदाता चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रखते हैं किसी भी चुनाव में। जनता के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि विकल्प का अभाव है। सारे राजनीतिक दल अब इसी तरह के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कई इंडिपेंडेंट्स और बकाया है। इस बार तो ये हालत रही, उत्तर प्रदेश के एक चरण में ऐसी स्थिति थी कि एक ऐसी पार्टी जो इम्पोर्टेंट की बात करती है और बहुत शुचिता की बात करती, लेकिन उनके उम्मीदवार की आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा थी। तो कांग्रेस स्थिति है, सब उसी तरह के लोग बताते हैं, तो लोगों को कौन अच्छा है कौन बुरा है ये इसके चयन में बहुत भ्रम पैदा हो जाता। लेकिन हम इसको जनता को प्रलोभन, और मैं तो ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वोटों की गया है वो भी इस तरह का होती है कि अब आने वाले दिनों में चुनाव जिस तरह के होते जा रहे हैं वो सब शराब, बुरा और क्या चीजें आ रही हैं वो जो इसके में शामिल हो रही हैं, मतों अपने पक्ष में प्रभावित करने, तो ये लाल भी खतरनाक है। मुझे लगता है कि सोसाइटी सभी गाने और बताने की जरूरत है। ठीक है, दिलीप जी के पास चलते। दिलीप जी आप बताइए, हम अभी तो विधायकों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, इन सब पर भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं और सत्ता तक पहुंच जाते हैं और राज करते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, आपका क्या कहना है आपका इस पर? सत्ता में आने के बाद केस वापस भी ले लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सत्ता का यही खेल है, इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था ना कि राजनीतिक पार्टियां कभी इस प्रक्रिया को बदलना नहीं चाहती। दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए, कानून बनाने की जो पावर है वो संसद और विधानसभा को ही है। उस पावर को एंजॉय करने वाले यही जनप्रतिनिधि होते हैं और यही जनप्रतिनिधि दागी होते हैं। तो जो चीज इन जनप्रतिनिधियों को नुकसान करेगी, जो चीज इन राजनीतिक पार्टियों को नुकसान करेगी, उस चीज का बदलाव राजनीतिक पार्टियां कभी भी लेकर के नहीं आएंगी। क्योंकि अगर इस सामाजिक चिंता का जरा भी उनको ज्ञान होता तो वो अब तक ये बदलाव लेकर के आ गए होते। आप देखिए, धीरे 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 राजनीति समाज सेवा से बदल करके अब गुंडा राज में और बिजनेस के रूप में कन्वर्ट हो, जहां पैसे वाले लोग, जहां बाहुबली लोग अपना भाग्य आजमाने लगे हैं और वो सरकार को चलाने। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। डेमोक्रेसी इसलिए एस्टेब्लिश नहीं करी गई थी इस देश के अंदर
कि राज्य को गुंडे चलाएंगे या पैसे वाले चलाएंगे, या वहां बैठने के बाद वो खुद के ही केस वापस ले लेंगे और कानून को अपने हिसाब से चलाएंगे। इसीलिए 4 पिलर्स बनाए गए थे। जुडिशरी को इसलिए एक अलग पावर दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे सबसे बड़ा कारण सीमा जी जानती है क्या है, ये बदलाव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि देसी जनता जागरूक नहीं है, और इस देसी जनता के जागरूक ना होने का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, अनएजुकेशन। जो अनएजुकेशन है इस देश में, शिक्षा नहीं है, लिटरेसी नहीं है। वो लिटरेसी, जब आपको ज्ञान ही नहीं होगा कि कानून क्या होता है, संविधान क्या होता है, प्रक्रियाएं क्या होती है, इलेक्शन कमीशन की पावर क्या होती है, समाज का क्या दायित्व है, सरकार का क्या दायित्व है, तो आप बदलाव की बात करेंगे कैसे? मैंने कहा ना कि अभी आम जनता क्या सोचती है कि ये माफिया होगा ठीक है, ये मर्डरर होगा ठीक है, लेकिन मेरा काम करता है, देश का काम करता है, मेरे मोहल्ले के दूसरे लोगों से बचाता है, तो उसके लिए वही भगवान है, उसके लिए वही नेता है। आज की डेट में नेता की परिभाषा बदल गई है। अब नेता वो कहा जाता है जिसके साथ भीड़ चलती हो, जिसके दरवाजे पे मजमा लगता हो, जो बाहुबल हो, जिसके साथ 10 गाड़ियां चल रही हो। आज की डेट में ये नेता है। अब नेता की और माफिया की परिभाषा लगभग बराबर हो। ठीक है, क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा है दिलीप जी की माफिया जो है उनका एक बड़ा वर्चस्व होता है, और इन वर्चस्व इतना भारी हो जाता है कि ऐसे में जनता इन लोगों के खिलाफ खुलकर आवाज भी नहीं उठा पाती। भुगतना भी जनता को ही पड़ता है। संजय जी से इस पर जवाब लेंगे। आप बताइए संजय जी, जनता को भुगतना पड़ता है, फिर भी जनता नोटा का ऑप्शन है, क्यों उस पर काम नहीं करती? संजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट करें। संजय जी ने म्यूट किया हुआ है अपने आप को। कई विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने 10,000 ज्यादा नोटा का प्रयोग किया है। अगर आप संजय जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। आपके पास वापस लौटेंगे और आपसे जानेंगे आपकी राय, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे कि आखिर क्या जनता को दागी पसंद है। In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से राब्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज।
आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जनता को क्या दागी पसंद हैं, क्योंकि इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उनमें 51% यानी आधे से ज़्यादा विधायकों की संख्या जो है वो दागी हैं। किसी पर बहुत बड़े अपराध हैं, दर्ज हैं, किसी पर छोटे छोटे अपराध। तो सवाल यही कि क्यों राजनीतिक पार्टियां दागी जो छवि के लोग हैं उनको टिकट देती, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, एडीआर चीफ हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। संजय जी, आप ही के पास आएंगे। इसके पहले, इलेक्शन से पहले अश्विनी उपाध्याय जो हैं उन्होंने याचिका भी दाखिल की थी और उन्होंने कहा था कि जो जानकारी है उसे सार्वजनिक करें, जो भी पार्टी हैं अपने प्रतिनिधि की। क्या ये ठीक है या फिर एक ऐसी याचिका दी जानी चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि दागी अपराधी वाली छवि के लोगों को टिकट ही ना दें? आपको बताना चाहूंगा कि अश्विनी जी की जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिच सर्वोच्च ऑर्डरों के बाद भी राजनीतिक दलों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई। ऐसे जगह जो कहा गया था कि रोज समाचार पत्र जो हैं उनमें निकलाएंगे, सारे लोगों का ध्यान नहीं रखा, बहुत ही उसमें फर्जीवाड़ा किया, इधर उधर के अखबारों में निकलवा दिया, नहीं निकलवाया। और इसी तरह से मुहिम है वो तो ये हम लोगों के ध्यान में यार इसको लेकर बहुत आगे से करने वाला है। कैसे अगर होता रहेगा तो फिर कब रोक लगेगी? इन सारी चीजों को निपटते हुए ये बहुत अहम सवाल है। और जिस तरह से उसका राजनीतिक दलों ने कैसे अनुमान किया, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है तो हमें नैतिकता भी होनी चाहिए। लेकिन चुनाव जीतना देश है, उन सारी चीजों के लोग। संजय जी की आवाज जो है ठीक से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस संजय जी के पास हम आएंगे। दिलीप यशवर्धन हमारे साथ बने राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिलीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी, अगर राजनीतिक पार्टियां टिकट भी देती हैं तो जनता की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जनता को अपने कैंडिडेट के बारे में मालूम होना चाहिए या फिर जनता कभी कभी ये सोचती है पार्टी अच्छी है, राजनीतिक पार्टी जो है वो अच्छी है तो उसको टिकट दे दें? शायद दिलीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस संजय सिंह के पास आएंगे। संजय जी, क्या जो जनता है उसको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए किस कैंडिडेट को हमें वोट करना है? उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, उसकी जो छवि कैसी, उसका कैरेक्टर कैसा है? निश्चित तौर से मैं ये कहूंगा कि जनता की अहम भूमिका बनती है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। आपको हमारी आवाज लग रही? मुझे लग रहा है आप नहीं सुन पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जनता की सबसे अहम भूमिका है। जनता को भी एक मतदाता एक विशेष ध्यान देना चुनने के लिए। लोकतंत्र में चुनने तो सबसे पहले तो अहम भूमिका हो जाती है, वो अपने मानवों का ध्यान रखते हैं। मुझे लग रहा है कि
बहुत अधिक अभी काम करने की जरूरत है, ये हम सब महसूस करते हैं। और समाज के सभी सामाजिक और राजनीतिक जो प्रक्रिया है, इस राजनीतिक हर बुद्धिजीवी का कर्तव्य है कि वो एक तरह से गुड गवर्नेंस के अच्छे कुछ तकनीकी खामी की वजह से संजय जी की आवाज जो है वो हमारे पास ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। लगातार हम बात कर रहे हैं जो दागी छवि के लोग हैं उनको आखिर टिकट्स जो हैं वो क्यों दिए जाते हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से शिकायत भी की है, उसके बावजूद तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं ढूंढ लेती हैं कि आखिर हमें कैसे उसको टिकट देना है। कहा यह जाता जो सजा याफ्ता है, जिसे सजा सुना दी गई है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन जिसे सजा सुना भी दी जाती है वो दूसरे, अगर उसे सेशन कोर्ट में सजा सुनाई गई वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है, वहां से मामला चला जाता है, फिर वहां पर सुनवाई होती है, फिर वहां से वो टिकट ले आता है, राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ता है। इसको लेकर लगातार विरोध के स्वर भी उठे हैं। तमाम सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने याचिकाएं डाली हुई हैं कोर्ट्स में, कोर्ट से संज्ञान भी लिया है, तमाम सारी बातें भी कही गई, लेकिन इस दिशा में काम करता कोई नजर नहीं आता। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब चुनाव का वक्त आता है तो सभी उन प्रत्याशियों को टिकट देने में अपनी जो भूमिका है वो निभाते हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जीत कराए। तो जीत महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रत्याशी कोई भी हो। इसी का सबसे बड़ा कारण है कि इस बार जो चुनाव हुए उनमें ज़्यादातर जो विधायक जीत कराए हैं वो दागी प्रवृत्ति के हैं, तमाम सारे केस उन पर चल रहे हैं। एक बड़ी फहरिस्त है दागी विधायकों की। चुनाव आयोग ने कहा भी था इससे पहले कि उसने कानून में संशोधन के लिए 2004 में केंद्र सरकार से सिफारिश की थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान कानून के तहत सिर्फ उन सजा याफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक है जिन्हें कम से कम 2 साल की जेल की सजा हुई है। चुनाव आयोग चाहता है कि अगर किसी नेता पर किसी ऐसे अपराध के आरोप हों जिनमें 5 साल तक की सजा मुमकिन हो तो उस नेता के चुनाव लड़ने पर रोक लगे, बशर्ते कि चुनाव में कम से कम 6 महीने पहले केस दर्ज हुआ हो। वापस संजय जी के पास हम आएंगे। संजय जी, जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, अब उनकी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो किसे वोट करें, वो पता करें कैंडिडेट के बारे में, क्योंकि कैंडिडेट का जो रिकॉर्ड होता है उसको सार्वजनिक इस तरह से किया जाता है कि जनता तक वो बात नहीं पहुंच पाती। सिर्फ चुनाव आयोग जान पाता है कि उसका जो इतिहास है, उसका बैकग्राउंड, उसका कैरेक्टर क्या है। मुझे लग रहा है कि बीच में बहुत जागरूकता की जरूरत है। कई बार इस तरह की चीजों को क्योंकि हर राजनीतिक दल उसी तरह के प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतार रहा है, तो ये एक तरह से है जनता को अभी अपनी समझ जो आवाज़ है संजय जी की हमारे तक अभी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही। वापस कोशिश करेंगे संजय जी से जुड़ने की। तो हम बात लगातार कर रहे हैं जो दागी छवि के प्रत्याशी हैं वो एक बार फिर से जीत कर आए। इस बार आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा जो विधायक हैं वो दागी छवि के हैं। तमाम सारे केस उन पर हैं, किसी पर छोटे केसेस दर्ज हैं, किसी पर बड़े केसेस हैं। अब सवाल इसी बात पर उठता है कि क्यों इनको टिकट्स दिया जाता है। क्या साफ छवि के नेताओं की कमी है, क्या साफ सुथरी छवि? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप जरूर उठाती हैं कि आपने उसको टिकट दिया है, पिछले चुनावों में हमने देखा भी, लेकिन खुद के गिरेबान पर झांकने की ज़रूरत है कि आप भी अछूते नहीं हैं। आपने भी तमाम ऐसे जो प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया है और एडीआर की जो सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो इसका जीता जागता उदाहरण है। अब मतदाता जो हैं उनको ही
सोचना होगा कि वो किसे वोट करें। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये याचिका जो है चुनाव से पहले अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी और उन्होंने कहा था सभी राजनीतिक दल जो हैं ऐसे आपराधिक मामले वाले नेताओं को चुनाव में खड़ा करते हैं और उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं करते तो चुनाव आयोग को उसकी मान्यता रद्द करने का निर्देश दें। सिर्फ मान्यता रद्द करने का अगर सार्वजनिक नहीं करते जानकारी, ये याचिका में नहीं कहा गया कि अगर आपराधिक छवि है तो उन्हें टिकट ही क्यों दिया जाए। तो ये वो मामले हैं जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं साल 2017 में 36% दागी उम्मीदवार चुनाव में जीते थे। 36% दागी जो हैं वो चुनाव जीते थे और 2022 आते आते इनकी संख्या कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गई है। बीजेपी की अगर बात करें 255 उम्मीदवारों में से 111 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। इसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। समाजवादी पार्टी के 111 जो जीते हैं उनमें से 71 हैं। किसी में कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह कहना कि किसी पार्टी में एक भी अपराधी छवि के लोग नहीं है, ये कहना गलत होगा। चाहे वो छोटी पार्टी हो या फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, सभी पार्टियों में आपराधिक छवि के लोग शामिल हैं। ये एडीआर की जो रिपोर्ट, जो सर्वे है, उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पिछली बार से इस बार जो आपराधिक छवि के नेता हैं उनका जो आंकड़ा है और ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक ऐसा बिल लाना चाहिए सरकार को जहां पर इसकी जानकारी हो और ये तमाम बातें कही जाए कि अगर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड है तो आप चुनाव में शामिल नहीं हो सकते, किसी भी तरह प्रतिभाग नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा मुकदमा हो या फिर बड़ा मुकदमा। तमाम मुकदमे आप देख सकते हैं, बड़े बड़े जो मुकदमे, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के साथ अन्याय, तमाम ऐसे मामले दर्ज हैं जो जीतकर विधायक बन गए हैं। तो आंकड़ा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। 2017 की बात करें तो 36% दागी उम्मीदवार चुनाव जीते थे और 2022 में ये 50% से ज्यादा हो गया है। बीजेपी के 255 उम्मीदवारों में से 111 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। समाजवादी पार्टी के 111 विजयी उम्मीदवारों में से 71 दागी पृष्ठभूमि के हैं। रालोद के 8 जो विजयी उम्मीदवार हैं उनमें से 7, मतलब 8 में से 7, तो आप समझ सकते हैं कि साफ सुथरी छवि वाले जो लोग हैं उनका चुनाव जीतना कितना कठिन है। तो अगर आप चुनाव मैदान में जाते हैं तो अब ये माने कि आप के ऊपर तमाम सारे रॉबिन हुड वाली जो छवि कही जाती है उसका होना ज़रूरी है, आपका बाहुबली होना ज़रूरी है, आपके ऊपर अपराध के मुकदमे नहीं होंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। इसका मतलब तो यही माने। अगर आरएलडी के जो विधायक जीत कर आए 8 में से 7 पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो काफ़ी हैरान करने वाले ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2017 के मुकाबले 2022 में इनकी गिनती संख्या बढ़ी है। एक बार फिर से हम संजय जी के पास आएंगे। संजय जी, अगर हम आंकड़े जो देख रहे हैं उसमें तो कुछ पार्टियों में से तो 90% से ज्यादा दागी उम्मीदवार जीते हैं। देखें तो आपने खुद ही बहुत अच्छे से आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं और इन आंकड़ों के आधार पे मैं यही कह सकता हूं कि आपने राजनीतिक दलों का नाम भी लिया है। तो जो आपने कहा कि एक तरह से बाहुबली होना राजनीति की पहली शर्त हो गई है, लोगों की एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गई, उसी तरह का दृश्य दिख रहा है जिस तरह राजनीतिक कल के रिपोर्ट के आधार पर जो विजय प्रत्याशियों की रिपोर्ट है वो हमें बताती है। जबकि चुनाव के पहले कई राजनीतिक दलों ने कहा था कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, अपराधियों को नहीं लड़ाएंगे, हमारे यहाँ स्वच्छ छवि लोग आएंगे, लेकिन टिकट कैसे दिए, फिर जीत के कैसे लोग आए।
अगर ये जो लोग जीत के आए, अगर विधानसभा में कोई कानून ना होगा अपराधियों के खिलाफ, तो ये क्या बनने देंगे क्या? ये इस तरह की स्थिति होगी क्या? तो संजय जी, ये माने कि कोई एक पार्टी दोषी नहीं है, सभी पार्टी चाहती हैं ऐसा कोई विधेयक या बिल पास ही ना हो कि जहां पर चुनाव लड़ना जो है वो मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि बड़े ओहदों पर, बड़े पदों पर राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो वहां पर ऐसे नेता हैं जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनको लगता है कि हमारी जो आगे का भविष्य वो खतरे पड़ जाएगा अगर ऐसा कोई बिल आता है। देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा शैलेंद्र जी कि राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति का बहुत अभाव है। 2010 से यहाँ पर चुनाव सुधार का बिल, इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल जो है वो धूल खा रहा है। किसी भी राजनीतिक दल ने उसको ठीक ढंग से लागू करने की, जबकि ये मालूम है कि इस समय बहुत देश में जरूरत है चुनाव सुधार बिल की। इसमें ये संशोधित सारी बातें आनी चाहिए जो वर्तमान की कुछ प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस के आधार पर। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार ये बात उठा रहा है कि राजनीति में स्वच्छ छवि के लोग आए, जितना कोर्ट के द्वारा किया गया। तो मुझे तो आशा अब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ही दिख रही है, वो कुछ इस तरह के आदेश देंगे, अगर भले ये लोग कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, तनख्वाह बढ़ाने की बात होगी तो सारे लोग बढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह के कानून बनाने के प्रति तो मुझे तो कोई उत्साह नहीं दिख रहा राजनीतिक दलों में। ना इस चुनाव सुधार में बाहुबली और धनबली राजनीतिक दलों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। इस पर बात करना उनको लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, और इसलिए वो इन सब बातों को बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि स्पष्ट आदेश होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के राजनीतिक दलों द्वारा धनबली और बाहुबलियों को टिकट दिए गए, उनकी जानकारी ठीक से साझा नहीं की गई। जो वहां मेरे था कि हम एफिडेविट उनका के देंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, कहीं पे कुछ नहीं डाला गया, बल्कि वो एक तरह से एक महज एक औपचारिकता पूरी की गई और किसी तरह से वो चुनाव की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया गया। संजय जी, जैसा आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आना होगा। इसके पहले भी तमाम सारी जो रिट्स हैं, याचिकाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कई बार सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में इसको लेकर कहा भी कि जल्द से जल्द ऐसा कानून लाएं, और ताकि जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो पार्टिसिपेट ही ना कर पाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी, मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे रिफॉर्म सर्वोच्च न्यायालय के बदौलत ही हुए। बहुत सारे कानून, राइट टू फूड का यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा कि भोजन का अधिकार जैसा कानून भी, और इस चुनाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय में से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि ये भी, हम लोग एक रिट एडीआर दायर कर रहा है, उसमें ये सारे उनसे निवेदन करेगा। हम जल्दी एक आदेश, एक ऐसे स्पष्ट आदेश और एक कड़े जिसको कहा जाए फैसले की उम्मीद करते हैं, तो उसके बाद कुछ चीजें बदलेंगी और सुधार होगा। बिल्कुल, हम उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द ऐसा कोई कानून लाए ताकि जो आपराधिक छवि के लोग हैं उन पर नियंत्रण हो और उन्हें मैदान में ही राजनीतिक पार्टियां ना उतार पाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, 4 राज्यों के लिए यूपी ने बनाए हैं पर्यवेक्षक। यूपी के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, रघुवर दास को भी बनाया गया है यूपी का पर्यवेक्षक। उत्तराखंड के लिए राजनाथ सिंह बने हैं पर्यवेक्षक। दर्ज की है, उनके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वो तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। यूपी के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। रघुवर दास को भी बनाया गया है यूपी का पर्यवेक्षक। जो पर्यवेक्षक है उनकी लिस्ट जारी कर दी है। अब कौन मुख्यमंत्री बनता है, पर्यवेक्षक की जो भूमिका है काफी अहम होने वाली है। किन राज्यों में कौन सा मुख्यमंत्री होगा। मणिपुर की बात करें तो किरण रिजिजू को पर्यवेक्षक बनाया गया है। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, जो पर्यवेक्षक बनाए गए इनकी भूमिका काफी अहम होने वाली है, क्योंकि कई राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली के दौरे पे थे और तमाम लोगों से मुलाकात करी। कल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात करी, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात हुई। आज भी मुलाकातों का सिलसिला था और जारी रहा। और उसके बाद शाम को एक बैठक होने वाली थी जो कि अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक थी खास तौर पे, और यूपी को लेकर डिस्कशन होना था। चूंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, बीजेपी एक बार फिर तमाम राज्यों को लेकर एक बार समीक्षा करवाना चाहती है, जिस वजह से बैठक कैंसिल हुई। लगभग 3 बजे योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। यूपी जो कि बड़ा राज्य है और खास तौर पे पश्चिमी यूपी, जहां पे कहा जा रहा था बीजेपी सीटें नहीं जीतेगी, बीजेपी की एक भी सीट नहीं निकल सकती, अमित शाह ने अपने हाथ में कमान संभाली थी और पश्चिमी यूपी में किस तरह बीजेपी जीती हर किसी ने देखा है। और यही बड़ी वजह है कि जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई उसमें अमित शाह को यूपी दिया गया है। यूपी में अमित शाह और रघुवर दास 2 लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि उत्तराखंड के लिए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दोनों मिनिस्टर इन्हें बनाया गया है। मणिपुर की बात करें तो निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, किरण रिजिजू जो कि मिनिस्टर है केंद्र सरकार, दोनों को बनाया गया है। और गोवा की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और उनके साथ एल मुरुगन, इन सब लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये पर्यवेक्षक ही पूरे प्रदेश की अपने अपने प्रदेशों की जो चार्ज इन्हें दिए गए समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद मंत्रिमंडल से लेकर और आगे की सारी चीजें पर्यवेक्षक एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट के बाद में कमेटी की मोहर लगेगी। जी अमित, अगर यूपी की बात करें तो वहां तो पता योगी आदित्यनाथ सीएम बनने वाले हैं। जो कैबिनेट का गठन होगा उसमें कौन से चेहरों को शामिल किया जाना है, तो पर्यवेक्षक की भूमिका जो माने बहुत अहम होने वाली है। देखिए यूपी की अगर हम बात करें तो भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले, लेकिन इसके साथ में उप मुख्यमंत्री के तमाम पद हैं। खास तौर पे जिस तरह पिछली बार 2 उप मुख्यमंत्री थे, और ऐसे में क्या 2 ही उप मुख्यमंत्री रहेंगे या इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, तो कई सारे सवाल हैं। अगर उप मुख्यमंत्री बढ़ाए जाएंगे तो कौन कौन से उप मुख्यमंत्री होंगे, तो जाहिर तौर पे अगर मुख्यमंत्री का पद जो है वो कम से कम योगी का पहले से तय है, योगी आदित्यनाथ जीत के आए हैं, तो लेकिन इसके अलावा उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के पद होते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का भी चयन होना है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री का चयन होना है, कई राज्य ऐसे हैं यूपी सहित जहां मुख्यमंत्री का चयन नहीं होना है। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट को कैबिनेट जो है
उसमें कौन कौन होगा, इस बात की को तरजीह दी जाएगी। और यही बड़ी चीज है, क्योंकि अब जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होली के बाद होना है, तो ऐसे में बीजेपी के पास टाइम है और पर्यवेक्षक जो है इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, और इसीलिए अनुभवी लोग जो है उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अमित शाह खुद जो न सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बल्कि यूपी के प्रभारी रहे, यूपी को बहुत करीब से यूपी से वाकिफ है, और इसीलिए यूपी की कमान जो है वो अमित शाह के हाथ में दी गई है। अमित, कोई टाइमलाइन भी दी गई पर्यवेक्षक को कि कितनी जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट सौंपनी है? देखिए, जो भी रिपोर्ट्स है ये 19 तारीख तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। 18 तारीख को होली, और होली के जस्ट बाद ये सारी रिपोर्ट जो है वो 19 तारीख को शाम तक आ जाएंगी, और पार्टी का डिसीजन जो है वो भी 20 तारीख तक सबके सामने आ जाएगा कि आखिरकार कौन लोग होंगे जो मंत्रिमंडल में न सिर्फ मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि कैबिनेट और राज्य मंत्री में कौन कौन लोग शपथ लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, अब नई तस्वीर सामने आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी ने जिन राज्यों में जीत दर्ज की है, 4 राज्यों में, वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इसकी रिपोर्ट वो 19 तारीख तक सौंपेंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। हमारे साथ संजय जी बने हुए थे। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।